एक सुबह खबर आती है कि हसन रूहानी जैसे बड़े नेता की अचानक मौत हो गई और उसी के कुछ दिनों बाद ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी रहस्यमय परिस्थितियों में खत्म कर दिए जाते हैं। दुनिया को ये सिर्फ खबर लगती है, लेकिन असल में ये एक तूफान से पहले की खामोशी होती है। दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ महाशक्ति अमेरिका और तकनीक का बादशाह इजरायल है और दूसरी तरफ अकेला खड़ा ईरान। लेकिन क्या आपने सोचा है कि महीनों की बमबारी और अपने सबसे बड़े नेताओं को खोने के बाद भी ईरान आज अमेरिका से ज्यादा सुपीरियर यानी ताकतवर क्यों नजर आ रहा है? आज की कहानी उस खौफनाक हकीकत की है जो खबरों की हेडलाइंस में नहीं दिखाई जाती। ये कहानी है 2026 के उस युद्ध की जिसने दुनिया के समीकरण बदल दिए। ईरान की रणनीति नेताओं पर नहीं बल्कि सिस्टम पर आधारित है। इसे कहते हैं मोज़ेक डिफेंस, यानी अगर तेहरान में बैठा मुख्य कमांडर मारा भी जाए तो ईरान के 31 अलग अलग प्रांतों के स्थानीय कमांडरों के पास स्वतंत्र रूप से हमला करने की पूरी ताकत और बकेट बिल्डिंग प्लान होता है। उन्हें किसी आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ता। ईरान की रणनीति हमेशा सीधी लड़ाई की नहीं रही बल्कि धैर्य और तैयारी की रही है। साल भर पहले ही इजराइल द्वारा अपने कमांडरों के हत्या के बाद ईरान ने इजराइल पर सीमित मिसाइल हमले किए तो वो सिर्फ बदला नहीं था, वो एक टेस्ट था, एक परीक्षा कि आयरन डोम कितनी क्षमता तक हमलों को रोक सकता है। हर मिसाइल, हर ड्रोन, हर प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड किया गया, जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी की हर चाल को समझ रहा हो। ईरान जानता है कि एक ही बार में जीत नहीं मिलती, इसलिए उसने अपनी ताकत को कई हिस्सों में बांटा। लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें, हजारों की संख्या में सस्ते लेकिन प्रभावी ड्रोन और अलग अलग मोर्चों से एक साथ हमला करने की क्षमता। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के पास शहाब और फतेह जैसी मिसाइलें हैं जो सैकड़ों से लेकर हजारों किलोमीटर तक मार कर सकती है। वही ड्रोन जैसे कि शाहिद कम लागत में बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए तैयार किए गए। ईरान ने पिछले हमलों में जो मिसाइलें दागी वे दरअसल हमला नहीं बल्कि इजरायल के आयरन डोम को परखने का एक टेस्ट रन था। उन्होंने जानबूझकर अपने पुराने और सस्ते ड्रोन भेजे ताकि इजरायल के करोड़ों डॉलर खर्च करवा सकें। आज ईरान के पास शाहिद 136 जैसे हजारों ड्रोन और फत्ताह 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। अब सोचो, अगर एक साथ 500 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें अलग अलग दिशाओं से दागी जाएं, तो आयरन डोम कितनी देर तक टिक पाएगा? ये सिस्टम बहुत प्रभावी है, लेकिन ये मुख्य रूप से छोटे रॉकेट्स को रोकने के लिए बनाया गया है। हर इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत हजारों डॉलर होती है, जबकि हमला करने वाला ड्रोन या रॉकेट उससे कई गुना सस्ता होता है। यही कॉस्ट इम्बैलेंस असली रणनीति है, दुश्मन को आर्थिक और तकनीकी रूप से थका देना। गाजा में जो हुआ वो सिर्फ एक उदाहरण है। गाजा स्ट्रिप में लगातार रॉकेट हमलों ने ये दिखा दिया कि जब हमले वेव्स में होते हैं तो सबसे मजबूत रक्षा प्रणाली भी दबाव में आ जाती है। हर लहर के साथ सिस्टम कमजोर पड़ता है और फिर एक छोटी सी चूक भी बड़े नुकसान में बदल जाती है। पहली लहर में 500 सस्ते ड्रोन, दूसरी लहर में क्रूज मिसाइलें और तीसरी में बैलिस्टिक मिसाइलें। जब तक इजरायल का आयरन डोम रीलोड होगा तब तक ईरान की लॉन्ग लेंथ मिसाइलें अपना काम कर चुकी होंगी। एक तरफ ईरान का $20,000 का ड्रोन है तो दूसरी तरफ इजरायल की $1,00,000 की इंटरसेप्टर मिसाइल। ये युद्ध हथियारों का नहीं बल्कि इकोनॉमिक थकावट का है। लेकिन असली खेल सिर्फ हवा में नहीं होता, जमीन पर भी होता है। ईरान और उसके सहयोगी बकेट बिल्डिंग जैसी रणनीति अपनाते हैं, यानी छोटे छोटे हमलों और दबाव के जरिए एक बड़ा हमला तैयार करना। जब दुश्मन की रक्षा कमजोर हो जाती है तब जमीनी सेना को आगे बढ़ाया जाता है, और अगर नेतृत्व खत्म हो जाए तो? यही वजह है कि ईरान ने अपनी कमांड स्ट्रक्चर को अलग अलग हिस्सों में बांटा है। हर यूनिट अपने आप में निर्णय लेने में सक्षम है, यानी अगर एक कमांडर गिर भी जाए तो युद्ध रुकता नहीं बल्कि और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन असली तबाही तो 2 मार्च 2026 को शुरू हुई जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का इशारा किया। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। गाजा जैसी तबाही के बावजूद ईरान ने हार नहीं मानी क्योंकि उसकी सेना जमीन पर गुरिल्ला वॉर और ग्राउंड इन्वेजन के लिए पहले से ही तैयार थी। ईरान का असली दबाव सामरिक से ज्यादा इकोनॉमिक है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं
और दुनिया के बाजार ढह रहे हैं। अमेरिका के पास तकनीक है, लेकिन ईरान के पास वो धैर्य और विकेंद्रीकृत कमान है जो उसे इस युद्ध में बढ़त दिला रही है। इस पूरी रणनीति का एक और पहलू है दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव। अगर मध्य पूर्व में बड़ा युद्ध होता है तो तेल की सप्लाई रुक सकती है, शिपिंग रूट्स जैसे होर्मुज स्ट्रेट बंद हो सकते हैं और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। यही इकोनॉमिक वॉरफेयर है, बिना सीधे हमला किए भी दुश्मन को झुकाने की कोशिश। तो सवाल यह है, क्या यह सब सिर्फ संयोग है या फिर एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा जो धीरे धीरे अपने आखिरी चरण की ओर बढ़ रही है? क्योंकि इतिहास हमें यही सिखाता है कि बड़े युद्ध अचानक नहीं होते, उन्हें सालों तक तैयार किया जाता है, चुपचाप, रणनीतिक तरीके से। और जब वो शुरू होते हैं तो दुनिया को संभलने का मौका भी नहीं मिलता।